नमस्कार। बैंकिंग सिस्टम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना? पर यह काम कैसे करता है, ये अक्सर एक पहेली जैसा लगता है। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। ये सब ना एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू होता है। जब पैसा बैंक में जमा होता है तो क्या वो बस वहीं पड़ा रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक मशीनरी का हिस्सा बन जाता है। आइए पैसे के इस सफर को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पैसा होता क्या है। आज जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं फिएट मनी। मतलब इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी कीमत सरकार के एक वादे पर टिकी है। ये पुराने जमाने के कमोडिटी मनी से एकदम अलग है। जैसे सोने के सिक्के, जिनकी कीमत तो उस सोने में ही होती थी जिससे वो बने होते थे। और यहीं से बैंकिंग का असली खेल शुरू होता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि बैंकों को अपने पास जमा हुए सारे पैसों को संभाल कर नहीं रखना होता। कानून कहता है कि वे इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, एक फ्रैक्शन, रिजर्व में रखें और बाकी का पैसा लोन के तौर पर इकोनॉमी में घुमा सकते हैं। अब ये सिस्टम कैसे पैसे को कई गुना बढ़ा देता है, ये देखना बड़ा मजेदार है। मान लीजिए किसी ने 100 रुपए जमा किए, बैंक ने 10 रुपए रखे और 90 रुपए का लोन दे दिया। अब वो 90 रुपए जिससे मिले उसने वो दूसरे बैंक में जमा कर दिए। उस बैंक ने 9 रुपए रखे और 81 रुपए का लोन दे दिया। और ये सिलसिला बस चलता ही जाता है और नतीजा, वो शुरू के 100 रुपए इकोनॉमी में 271 रुपए का काम कर जाते हैं। कमाल है ना? तो सवाल यह है कि इतने बड़े और जटिल लेन देन के ऑर्केस्ट्रा को चलाता कौन है? कौन है इसका कंडक्टर? यहीं पर एंट्री होती है हमारे सेंट्रल बैंक की, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई का इतिहास बहुत लंबा तो नहीं पर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और फिर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। मतलब ये पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल में आ गया। और आरबीआई के काम, अरे बाप रे, बहुत सारे हैं। नोट छापने से लेकर सरकार का बैंकर बनने तक, देश के फॉरेन एक्सचेंज को संभालने से लेकर बाकी सभी बैंकों पर अपनी नजर रखने तक, सब कुछ यही करता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि आरबीआई बैंकों का बैंकर है। मतलब ये नियम बनाता है, इंटरेस्ट रेट तय करता है और ये पक्का करता है कि सारे बैंक उन नियमों को माने, ताकि पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल रहे, हिले नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आरबीआई हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल कैसे करता है। इसे ना एक थर्मोस्टैट की तरह समझ सकते हैं। जैसे थर्मोस्टैट कमरे का तापमान कंट्रोल करता है, वैसे ही आरबीआई इकोनॉमी का तापमान कंट्रोल करता है। और इस थर्मोस्टैट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का सबसे पावरफुल टूल है रेपो रेट। अब ये क्या है? ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बाकी बैंकों को कम समय के लिए कर्ज देता है। और यही चीज तय करती है कि बैंकों के लिए पैसा उधार लेना कितना महंगा होगा या कितना सस्ता। तो सोचिए, जब इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाती है, मतलब चीजों के दाम तेजी से ऊपर जा रहे होते हैं, तब आरबीआई को लगता है कि भाई तापमान बहुत ज्यादा हो गया है, इसे थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। और इसके लिए उसका पहला कदम होता है रेपो रेट को बढ़ा देना। अब इसका असर कैसे होता है? देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है। रेपो रेट बढ़ा तो बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो गया। अब बैंक क्या करेंगे? वो इस बोझ को आगे बढ़ा देंगे। मतलब हमारे आपके लिए लोन्स महंगे हो जाएंगे। और जब लोन महंगे होते हैं तो लोग और कंपनियां कम खर्च करते हैं। इससे इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है और महंगाई पर लगाम लगती है। वैसे रेपो रेट के अलावा भी आरबीआई के पास और भी औजार हैं, जैसे सीआरआर और एसएलआर। ये वो नियम हैं जो बताते हैं कि बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का कितना हिस्सा रिजर्व में रखना ही पड़ेगा। तो जब आरबीआई इन रेट्स को बढ़ाता है तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाता है और मार्केट में पैसे का फ्लो अपने आप कम हो जाता है। लेकिन ये सिस्टम हमेशा एकदम परफेक्ट तरीके से काम नहीं करता। कभी-कभी इसमें कुछ बड़ी रुकावटें आ जाती हैं और उनमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैड लोन्स की। तो सवाल ये है कि तब क्या होता है जब जिन लोगों या कंपनियों को बैंक ने लोन दिया है वो उसे वापस चुका ही नहीं पाते? इसी को बैंकिंग की भाषा में कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो लोन है जिसकी किश्त 90 दिनों से ज्यादा से नहीं चुकाई गई है। बस एक हेल्दी बैंक
और एक बीमार बैंक में यही फर्क होता है। एक हेल्दी बैंक के पास एनपीए बहुत कम होते हैं तो वो मजबूत रहता है, लेकिन जिस बैंक के पास एनपीएस का बोझ बहुत ज्यादा हो वो एक बड़े फाइनेंशियल संकट में पड़ सकता है और इससे डिपॉजिटर्स का पैसा भी खतरे में आ जाता है। और ये मत सोचिए कि एनपीएस का असर सिर्फ उस बैंक पर पड़ता है। नहीं, इसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। बैंकों का प्रॉफिट कम होता है, वो नए लोन देने से डरते हैं और इन सबका नतीजा ये होता है कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर ब्रेक लग जाता है। तो चलिए अब इन सब बड़ी बड़ी बातों को वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। आखिर आरबीआई की पॉलिसीज और बैंकों की सेहत का हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आरबीआई जब भी रेपो रेट बदलता है तो उसका सीधा असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई पर पड़ता है। रेपो रेट कम तो लोन सस्ते, रेपो रेट ज्यादा तो लोन महंगे। एकदम सीधा कनेक्शन। और सिर्फ लोन ही नहीं, हमारे सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है ना, वो भी इसी से तय होता है। एक हेल्दी बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि हमारी बचत सेफ है और उस पर एक अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि सरकार और आरबीआई इस एनपीए की प्रॉब्लम से निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड नाम का एक बहुत मजबूत कानून बनाया गया है। ये कानून क्या करता है? ये उन कंपनियों से पैसा वसूलने की प्रोसेस को तेज और असरदार बनाता है जो लोन नहीं चुकाती। इससे इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में मदद मिलती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, बचत करने वालों के लिए एक सेफ्टी नेट भी है। आरबीआई की एक सब्सिडियरी है डीआईसीजीसी, जो हर बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट का बीमा करती है। इसका मतलब अगर खुदा न खास्ता कोई बैंक डूब भी जाए तो भी 5 लाख रुपए तक का जमा पैसा एकदम सेफ है। और आखिर में एक सवाल, जिस तेजी से डिजिटल करेंसी और नई नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, क्या लगता है भविष्य में हमारे इन आर्थिक कंडक्टरों को, मतलब आरबीआई को, इस ऑर्केस्ट्रा को सुर में रखने के लिए किन नए औजारों की जरूरत पड़ेगी? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में बैंकिंग की पूरी दुनिया का नक्शा तय करेगा।